एडमिशन अब शुरू हो गई। याद में लेने को दिक्कत नहीं होगी, 5 मिनट बाद में लेने को दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो आ जाना तब। लगाए रहने दो, लगाए रहने दो। देखिए आपने पढ़ लिया लेज़र के कांस्टेंट्स का रिलेशन, है ना। अब आइए लेज़र करने के लिए आपको हायर एनर्जी स्टेट्स पर लार्ज नंबर में एटम्स पहुंचाने हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, ये बेटा दरवाजा बस कर दो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग कुंडी लगा दो।
इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने लास्ट टाइम तुम लोग को याद कराया, NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER अपॉन KT। जिन बच्चों को ना लर्न हो, लर्न कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है। NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER अपॉन KT, लास्ट टाइम बताया ना, तो ये लर्न कर लीजिए। NR बराबर N0 e की पावर माइनस में ER अपॉन KT। आदित्य मिश्रा ये याद कर लीजिए, आदित्य को बोला, ये याद कर लीजिए, लास्ट टाइम भी यूज़ किया ना। NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER अपॉन KT। अब आपने R बराबर 1 लिया, फॉर R बराबर 1, N1 की वैल्यू आई N0 e की पावर E1 अपॉन KT, e की पावर माइनस E1 अपॉन KT, e की पावर माइनस E1 अपॉन KT, ठीक है। फॉर R बराबर 2 लिया, N2 बराबर N0 e की पावर E2 अपॉन KT, E2 अपॉन KT। तो R बराबर 1 लिया, N1 बराबर N0 e की पावर माइनस E1 अपॉन KT। R बराबर 2 लिया, N2 बराबर N0 e की पावर माइनस E2 अपॉन KT। अब जरा N2 में N1 से डिवाइड कर दो, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन सेकेंड, N2 अपॉन N1, N0 e की पावर माइनस E2 अपॉन KT, N0 e की पावर माइनस E1 अपॉन KT। ये ऐसे कर लिया, ठीक है, दोनों डिवाइड कर लिए। ये तो पहला तो काम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सभी बच्चों को लर्न करना है। पिछले प्रूफ में भी फंस जाओगे अगर ये याद नहीं करोगे। NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER अपॉन KT, ये यहाँ पर प्रूफ नहीं है। R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। R बराबर 1 रखा, ठीक है, तो N1 बराबर N0 e की पावर माइनस E1 अपॉन KT। R बराबर 2 रखा, N2 बराबर N0 e की पावर माइनस, तो आपको हमने बताया था ना कि N1 हम लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम्स की संख्या मान रहे हैं, N2 हम हायर एनर्जी स्टेट पर एटम्स की संख्या मान रहे हैं। अब यहाँ पर N0 से N0 कट गया, N2 अपॉन N1 e की पावर माइनस में E2 प्लस E1 अपॉन KT, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो N2 अपॉन N1 e की पावर माइनस में E2 माइनस E1 अपॉन KT, E2 माइनस E1 अपॉन KT, E2 माइनस E1 अपॉन KT। E2 की वैल्यू क्या होती है? ये है भाई, ये है हायर एनर्जी स्टेट E2, ये है लोअर एनर्जी स्टेट E1, ठीक है। यहाँ पर ये सेकेंड एनर्जी स्टेट, ये फर्स्ट एनर्जी। यहाँ पर एटम्स की संख्या हमने N1 मानी है, यहाँ पर एटम्स की संख्या हमने N2 मानी है, ठीक है। तो E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको हमने क्या बताया है? E2 माइनस E1 बराबर He।
एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट गया तो h न्यू एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट गया है तो उसने h न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लर्न करिए, NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER अपॉन KT। R बराबर 1 रखा, N1 बराबर N0 e की पावर माइनस E1 अपॉन KT। R बराबर 2 रखा, N2 बराबर N0 e की पावर माइनस E2 अपॉन N2 में N1 से डिवाइड कर दिया, N0 कट गया, ऊपर ले गए E2 और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस E1 अपॉन KT। माइनस बाहर लिया, E2 माइनस E1 अपॉन KT। अब यहाँ पर E2 माइनस E1 की वैल्यू है h न्यू, रख दिया N2 अपॉन N1 का मान, N2 अपॉन N1 का मान e की पावर माइनस h न्यू अपॉन KT। ये निगेटिव में पावर आ रही है, इसका मतलब है N1 की संख्या ज़्यादा है N2 से, इसका यही तो मतलब आ रहा है एक्सपोनेंशियल की वजह से। तो N1 की संख्या ज़्यादा है N2 से, ठीक है। बाय दिस रिलेशन वी ऑब्टेन्ड दैट इस रिलेशन से हमें ये प्राप्त हो रहा है N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 है, N1 वो है एटम्स जो लोअर एनर्जी स्टेट्स पर है, और N2 जो है एटम्स है जो हायर एनर्जी स्टेट्स पर है। तो इसका मतलब जब N1 एटम्स ही लोअर एनर्जी स्टेट्स पर ज़्यादा है तो आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा मिलेगा स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में, ठीक है भाई। N1 क्या है? एटम्स, देखिए एटम्स एट लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। N2 का मतलब एटम्स एट हायर एनर्जी स्टेट, एटम्स एट हायर एनर्जी स्टेट, एटम्स एट हायर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन की संख्या, सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन की संख्या, स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा है स्टिमुलेटेड एमिशन से, स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा है स्टिमुलेटेड एमिशन से। स्पॉन्टेनियस एमिशन इज ग्रेटर देन स्टिमुलेटेड एमिशन। इसका मतलब है आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। एटम्स जब लोअर एनर्जी स्टेट्स से हायर पे जाएंगे नहीं तो जो फोटॉन लिया बस उसको एमिट कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा एमिशन नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा एमिशन जो होता है, एटम लोअर से हायर पे गया, रुकेगा, प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जिसके कारण एक h न्यू वो स्पॉन्टेनियस का एमिशन करेगा और एक h न्यू वो स्टिमुलेटेड के कारण एमिशन करेगा। पर जब एटम जाएंगे कम तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा। जब एटम्स की संख्या ही बहुत कम है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन इज ग्रेटर देन स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन तभी मिल पाएगा जब एटम्स की संख्या हायर एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा हो, ज़्यादा नंबर में एटम्स जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी, इस कंडीशन में आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी। मेरी बात कहने का मतलब समझिए,
क्या था कि आपने N2/N1 किया और उससे ये वैल्यू आई निगेटिव, e की पावर में वैल्यू निगेटिव आई। e की पावर में वैल्यू निगेटिव आने से ये आया कि अब आप ये सोचो कि कौन बड़ा है, N1 बड़ा कि N2 बड़ा, ये आप इससे देखो। तो इससे, इस मैथमेटिकल फार्मूले से, प्रियांशु ध्यान दो, इस मैथमेटिकल फार्मूले से ये क्लियर हुआ कि N1 ज़्यादा है ना, सामने दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल वाले टर्म आपका इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली N1 इज ग्रेटर देन N2। अगर इसको मतलब पूरा ये वाली रिलेशन को सॉल्व करें तो N1 इक्वल्स टू N2 e टू द पावर h म्यू अपॉन kt आएगा। लेकिन सर ये फिक्स थोड़ी होगा कि e टू द पावर h म्यू अपॉन kt कोई मतलब इंटीजर ही आए, कोई मतलब नहीं, एक्सपोनेंशियल में जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो उससे जो टर्म साथ में है, मतलब इसका ये मतलब है N2 e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी इंटू N1, ये आया। या इससे भाई बात ना करो, N2 N1 अपॉन ये आया, ये बात मान रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, N1 बड़ा कि N2 बड़ा? सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं, बस हम ये सिर्फ सिंपल, हम ज़्यादा उसमें इंटीजर आए, ये भाई एक्सपोनेंशियल में कोई वैल्यू है तो एक्सपोनेंशियल में जो वैल्यू है वो 1 से तो ज़्यादा ही आएगी ना। ये वैल्यू e की पावर में कुछ है, e की पावर एच न्यू अपॉन के टी है, तो एच न्यू अपॉन के टी का मान 1 2 3 4 में ही आएगा। तो इससे ये वैल्यू N1 में आप कुछ डिवाइड कर रहे हो तब वो बराबर आ रहा है। तो इससे सिर्फ इतना पता करना है कि N1 बड़ा है कि N2 बड़ा? N1 बड़ा है ना, ये कहने बस हमें इस फार्मूले से और कोई मतलब नहीं था। इस फार्मूले से सिर्फ हमको जनरल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला फार्मूला है उससे हमको ये पता चला कि N1 की संख्या बड़ी है, और वो जब कोई जैसे रेशियो में है और एक्सपोनेंशियल का निगेटिव टर्म आए तो उसका मतलब होता है नीचे वाला टर्म ज़्यादा है। और अगर मल्टीप्लाई करके भी देख लो तो N2 बराबर e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू अपॉन माइनस में तो वो वैल्यू 1 से कम आएगी, डिवाइड कर लोगे तो नीचे कर लोगे तो ज़्यादा आएगी, तो 1 अपॉन दिस है ना। तो इसका मतलब है N1 में तुमने कुछ डिवीज़न किया तब वो N2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब N1 इज़ ग्रेटर देन N2, ठीक है, N1 इज़ ग्रेटर देन N2। अब ये तुमको क्लियर है? तुम लोग बताओ, तुम लोग बच्चों बताओ, उधर आदित्य, हाँ बताओ। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, इन्वर्जन कह रहे हो ना, INVERSION, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये मेरा कहने का ये मतलब है कि इस फार्मूले से आप मैथमेटिकल वे में सोचो, इस फार्मूले से कौन बड़ा है, ये सिंपल देख लो, हमें बस इतने से मतलब है कि N1 बड़ा कि N2 बड़ा? N1 बड़ा ना। अगर आपका ये वाले से आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये तुम डेली ये लेके बैठ जाते हो, अरे हटाओ ये अभिषेक वाल, इनसे लो, ये उधर रखाओ जी, पीछे रखाओ, ये डेली लेके आ जाते हैं। अभी सही वाला कुत्ता जो कंजड़ों घूम रहा है वो बगल में बैठा देंगे तुम्हारे, बदबू और मारेगा। कुत्तों से ज़्यादा प्यार ना करो। N2 e की पावर एच न्यू अपॉन के टी N1, ठीक है। अब ये वाला e की पावर एच न्यू अपॉन के टी, ये निगेटिव है ना इसके साथ एक्सपोनेंशियल, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है तभी तो आप एक्सपोनेंशियल निगेटिव, या मान लो नीचे डिवाइड कर दो, तो ये N1 में जब तुम डिवाइड कर रहे हो किसी से तब वो बराबर आ रहा है, मतलब N1 की वैल्यू बड़ी है। बस इतना हमें इस रिलेशन से सिर्फ हमको इतना मतलब था कि N1 बड़ा कि N2 बड़ा, और कोई मतलब नहीं। तो इस रिलेशन से हमें पता चला कि एटम्स जो लोअर एनर्जी स्टेट पर हैं वो ज़्यादा है, एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर कम है। अब जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा है तो वो जैसे एटम है, सब भाई आप लेज़र बना रहे हो तो आप फोटान दोगे, एनर्जी दोगे, तो एटम्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे, फोटान एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो जाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे,
फोटान ही एमिट कर देंगे। जैसे आप कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि आपने अपना स्टैंडर्ड बदलना, आज की डेट में लोगों के अंदर क्षमता आ गई कि वो भले उनके पास पैसे कम हो, कार तुरंत लोन करा लेते हैं, बाइक तुरंत लोन करा लेते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, इतनी जल्दी लोग फाइनेंस नहीं कराते थे। अब फाइनेंस कराने का सिस्टम चल गया। किसी के पास 2 लाख रुपए हैं, वो 10 लाख की कार ले आएगा, ठीक है। अगर दे पाएगा तो दे पाएगा, नहीं तो फिर बाद में गाड़ी खींच जाएगी। पर वो उसके अंदर क्षमता ये आ गई है कि मतलब वो तुरंत किस्त कराता है। तुम लोग हो जैसे स्टूडेंट लाइफ में, तुमको मोबाइल अच्छा लेना है, तुम चले गए 0% पे मोबाइल नहीं फाइनेंस हो जाता है, फाइनेंस करा लिया। तो उसमें क्या है, 1000 रुपए की 500 रुपए किस्त बन गई, है ना। तो ये क्या, जब आप किस्त दोगे तो फाइनेंस में आप पैसा दोगे बैंक को। तो जब आपने अपना स्टैंडर्ड बदला, तब अब तुम वही कीबोर्ड वाला मोबाइल लिए हो, तो फिर कैसे हो पाएगा। तुम अपना स्टैंडर्ड बदल ही नहीं रहे हो। कोई आदमी हिंदुस्तान का तय कर लिया, चाहे साइकिल चलाएंगे हम, कार खरीदेंगे नहीं, तो ये सब बैंक सब बंद हो जाएंगे, घर बनाएंगे नहीं, ठीक है, तो लोन लेंगे नहीं बैंक से, तो कैसे काम चलेगा। तो वैसे ही है कि एटम्स जो लोअर एनर्जी स्टेट्स पर हैं, अगर वो फोटान एब्जॉर्ब करेंगे, जब आप दोगे तो वो एब्जॉर्ब वो भी करेंगे। वो मोशन उनके सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हर सब्सटेंस में ये नहीं नेचर होता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाए। अभी आप बनाओगे, इसके बाद टॉपिक है लेज़र का, तो लेज़र में आप पढ़ोगे कि जैसे रूबी लेज़र है तो Al2O3 की रॉड में जो Al के आयन है वो एक्साइट होते ही नहीं है। फोटान दे दोगे तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, बस बहुत ज़्यादा होगा वही एमिट कर देंगे, पर वो मूव नहीं करते। आपके क्रोमियम के आयन ही मूव करते हैं। इसी तरह हीलियम नियॉन लेज़र में पढ़ोगे, हीलियम के आयन एक्साइट होते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचते हैं। तो हमको इस रिलेशन से पता चल रहा है कि N1 एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा है। तो वो जो N1 वाले एटम्स हैं वो मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस ही एमिशन देंगे, और जो हायर एनर्जी स्टेट पे जाएंगे वो स्टिमुलेटेड एमिशन देंगे। जब जाएंगे तभी स्टिमुलेटेड होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस के साथ ये वाले में जितना लिया बस उतना एमिशन करते रहेंगे, तो फिर ऑर्डिनरी लाइट आपको मिलेगी। इस स्थिति में आपको ऑर्डिनरी लाइट ही मिलेगी। अब हमको अगर लेज़र लाइट बीम चाहिए है तो एटम्स की संख्या ज़्यादा करनी है हायर एनर्जी स्टेट पर, और उन्हें स्टे भी कराना है, ठीक है। तो एटम्स का हायर एनर्जी स्टेट पर ज़्यादा अवेलेबल कराना पॉपुलेशन इन्वर्जन है, और उनको स्टे भी कराना कि वहाँ तक रुके, उनका लाइफ टाइम भी ज़्यादा हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। जो टॉपिक है उसका मीन्स ये है, ठीक है। अभी तक हमने जनरल वे में ये बताया कि N1 इज ग्रेटर देन N2। N1 जब एटम्स ज़्यादा हैं तो हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा मिल रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन कम मिल रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन we obtained ordinary light। ordinary light, ordinary light का मतलब वो पोलराइज्ड वाली ना सोचना, ordinary light का मतलब ये लाइट, ठीक है, साधारण प्रकाश, ठीक है। मतलब वो अनपोलराइज्ड वाली बात भूल जाओ, यहाँ पर ये वाला प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। फॉर लेजर लाइट बीम, light beam, two conditions must be satisfied। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, N2 की संख्या N1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। N2 इज ग्रेटर देन N1। स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होना चाहिए। हम पहुंचाएंगे, हम एटम्स को एक्साइट करेंगे।
मतलब N2 का मतलब यहाँ पर है, यहाँ के इन द सेंस ये है हायर एनर्जी स्टेट्स पर ज़्यादा संख्या में एटम, सब थोड़ी ना पहुँच जाते। जैसे आप एक्साइट करोगे तो सब एटम्स थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, जो एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर पहुँच जाएं वो है N2, और जो लोअर एनर्जी स्टेट पर रहें वो है N1 बचे। ये तो वो हमें किसी भी तरीके से, यही तो हमें करना है, किसी भी तरीके से N2 की संख्या N1 से ज़्यादा कर दें, नहीं तो हमको फिर ये ऑर्डिनरी लाइट ही मिलती रहेगी। मतलब N1 N2 वो है, जो N1 है वो बचे हुए हैं, हाँ, और N2 जो गए ऊपर है, ऐसे सब। तो इस स्थिति में स्टिमुलेटेड एमिशन इज ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस एमिशन। बोलो बोलो बोलो। तो सर जो पहले होंगे, मतलब पहले जो एटम्स मतलब होंगे उनकी क्या नंबरिंग लेकर के चलेंगे? नहीं, ये बस इन्होंने क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया एक जनरल वे में कि एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पे N1, हायर एनर्जी स्टेट पे N2। ठीक है, जब एटम्स भाई जा तो वही रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा एटम्स क्रिएट कराने हैं हायर एनर्जी स्टेट। अब उसके लिए कोई अलग नंबर N डैश और वो डैश करते तो कोई प्रूफ करना होता तो करते। मतलब सर कंप्लीटली पूरे जो रहेंगे एटम वो पूरे नहीं जाएंगे? अरे पूरे कैसे चले जाएंगे? जैसे आप Al2O3 का एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप पढ़ते रहे। Al2O3 की रॉड है तो कितना मिलाते हो? 0.05% क्रोमियम। तो क्रोमियम के एटम्स ही बहुत कम होते हैं, तो वो जाते हैं, और वो हो सकता है पूरे थोड़ी ना जाएंगे, कुछ गए कुछ नहीं गए। तो हमको ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एटम्स पहुँचे। बैंक वालों को ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लोन लें, समझ रहे हो ना? तो वही N2 की संख्या हमको किसी भी तरीके से ज़्यादा करनी है। तो सर वो जैसे Al2O3 क्या बोल रहे हो, उससे जितने निकल गए वो N2 हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो N1। नहीं, Al2O3 में Cr के आयन ही एक्साइट होते हैं, तो क्रोमियम के आयन्स मैक्सिमम जो पहुंच जाएंगे वो है N2, और जो रह जाएंगे वो N1। ऐसे से वो एल्युमिनियम के आयन तो एक्साइट ही नहीं होते हैं ना भाई, सब नहीं चले जाते, कुछ तो रह ही जाएंगे ना। अब देखिए, हायर एनर्जी स्टेट पर एटम का मीन लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए। मीन लाइफ टाइम ऑफ एटम, बोलो नहीं बच्चों, मीन लाइफ टाइम ऑफ एटम at higher energy state, higher energy state, mean lifetime of atom at higher energy state must be large, large होना चाहिए, large होना चाहिए। हायर एनर्जी स्टेट पर एटम का रुकने का समय ज़्यादा होना चाहिए। जब ज़्यादा होगा तो प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी वर्क करेगी। ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली हायर एनर्जी स्टेट पर वर्क करेगी और एक एक्स्ट्रा फोटान एमिट होगा। ठीक है, ये मतलब, या ये कह दीजिए एटम हैविंग द मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, एटम हैविंग द मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये मेन है इस टॉपिक का। समझिए एक मिनट, हम और समझाते हैं, जिनको कन्फ्यूजन है बताएंगे हम फिर बताएंगे। ये समझ
हेलो, हाँ मैडम, आप अपने हिसाब से आइएगा, उनके चक्कर में ना पड़िएगा दुर्गा मैडम। हाँ गांव चली गई वो। अरे वो लंदन चली गई हैं। हमें मालूम है, ठीक है। जब भी गांव यहाँ है ही नहीं कहीं उनका, गांव वाँव कहीं नहीं, वो आना नहीं होगा ना। आप इसीलिए तो हमने कहा था आप आ जाना अपने साथ। सही किया आपने। ठीक है, वो चलिए चलिए, हमने कहा इसीलिए बताया। ठीक, एक बार और देख लीजिए जिनको कन्फ्यूजन है। देखिए इस प्रूफ से ये सिर्फ इतना समझो कि एटम्स जो हायर एनर्जी स्टेट पर होंगे वो N2 E2 पर, और ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला टॉपिक स्टिमुलेटेड एमिशन जो तुम पढ़ते आ रहे हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है, ये टॉपिक, पंपिंग और मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, ये कॉन्सेप्ट हैं लेज़र के। इन्हीं पर आप फिर लेज़र पढ़ोगे। 3 लेज़र हैं आपके सिलेबस में, हीलियम नियॉन लेज़र है, सेम और ये रूबी लेज़र है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर। 3 मेन लेज़र हैं। थोड़ा डाई लेज़र भी लिखा देते हैं क्योंकि जब पेपर टिपिकल बनाते हैं तो वो लिख दे देते हैं, पर है नहीं सर, तो डाई लेज़र भी लिखा देते हैं। तो देखिए ज़रा, तो ये कॉन्सेप्ट है, एटम्स जो हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचेंगे वो है N2, एटम्स जो लोअर एनर्जी स्टेट पर है वो है N1। तो N1 की संख्या जो है N2 से ज़्यादा आती है इस बिहाफ पर। जो जनरल एक मैथमेटिकल प्रूफ किया, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जब हम जनरल प्रूफ करते हैं तो N1 की वैल्यू N2 से ज़्यादा आती है। N1 इज़ ग्रेटर देन N2। N1 का मतलब एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पर। अगर एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर ही रहे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, एटम्स अगर लोअर एनर्जी स्टेट पर ही रहें, अपना स्टैंडर्ड ना बदलें, तो क्या होगा कि जो एनर्जी उन्हें मिल जाएगी वही एमिट कर देंगे। और आपको हमने क्या बताया कि जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पे नहीं जाता, या मान लो जाता भी है, तो वो जितनी एनर्जी ली जब वो उसी को एमिट करेगा तो वो स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड तभी मिल पाएगा जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाए और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगे। उसके लिए उसे हायर एनर्जी स्टेट पे जाना जरूरी और रुकना भी जरूरी, ठीक है। लोअर एनर्जी स्टेट पे भाई, जैसे आप हो, आपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई के लिए आप गाड़ी, तो आपको वो पैसे तो वापस ही करोगे ना, वो ना आपसे इंटरेस्ट ले रहा है ना कुछ। तो इसीलिए तो लोग रिलेशन में ले लेते हैं कि भाई बैंक के लफड़े से बचेंगे, हमको इंटरेस्ट नहीं, तो वो पैसे आप वापस करोगे ना। नितेश, तुम अपने बगल वाले क्या नाम है मानस से कुछ पैसे उधार कर ले लोगे, ये समय पे तुमको उधार दे दिए, ठीक है, तो आप वो पैसे वापस करोगे ना। वही यहाँ पर है, जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पे नहीं जाता और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो वहाँ पर वो स्पॉन्टेनियस एमिशन तो देगा ही देगा, जो उसने लिया वो एमिट करेगा ही करेगा, ठीक है। वहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा ही होगा। और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए उसे हायर एनर्जी स्टेट पर जाना जरूरी है। तो जब एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट पे रहेंगे तो वो कौन सा एमिशन बस देंगे? स्पॉन्टेनियस। स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं देंगे। तो स्पॉन्टेनियस ज़्यादा है स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में। ये इससे बात क्लियर, समझ गए हमारी बात को? तुम लोग समझ गए कि मतलब एटम्स जब लोअर एनर्जी स्टेट्स पर ही हैं तो सिर्फ हमको स्पॉन्टेनियस ज़्यादा मिल रहा है और स्टिमुलेटेड कम मिल रहा है। तो जैसे ये वाली लाइट है, एटम्स हायर एनर्जी स्टेट एक्साइट हो गए, फोटॉन एमिट करते रहे, तो इसमें आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन ही मिलता है, थोड़ा बहुत भले कहीं मिल जाए, ठीक है। तो इसमें आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलती है, साधारण प्रकाश मिलता है, ये वाली लाइट, ठीक है। अब आपको लेज़र लाइट चाहिए है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचाने हैं।
और जब एटम्स की संख्या ज़्यादा होगी हायर एनर्जी स्टेट्स पर तो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होगा इन कंपैरेटिवली स्पॉन्टेनियस। मीन लाइफ टाइम एटम का एट हायर एनर्जी स्टेट मस्ट बी लार्ज। जो मीन लाइफ टाइम है एटम का हायर एनर्जी स्टेट पे वो लार्ज होगा। और एटम हैविंग द मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, एटम्स के पास क्या होगा, मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट होगा। ठीक है, मीन लाइफ टाइम ऑफ एटम एट हायर एनर्जी स्टेट मस्ट बी लार्ज। वही लाइट जला दो, मस्ट बी लार्ज मतलब उसका हायर एनर्जी स्टेट पर रुकने का समय ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा होगा तो उसी को कहते हैं मेटा स्टेबल एनर्जी। बता दें कि जैसे सब्सटेंसेस में माना गया है कि एक लोअर एनर्जी स्टेट एक हायर एनर्जी स्टेट, उसके बीच में एक मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट होता है जहाँ पे वो जंप करके बिना एमिशन के चला जाता है और वहाँ पर उसका लाइफ टाइम पर्याप्त होता है। जब मीन लाइफ टाइम ज़्यादा होता है तो प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है और स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाता है। ठीक है, अब आइए बाई सम मीन्स किसी भी तरीके से आपको लार्ज नंबर में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर क्रिएट कराने। बाई सम मीन्स किसी भी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पर हमको फिर भी बहुत बड़ी संख्या में एटम्स लार्ज एनर्जी स्टेट पे क्रिएट करा। बाई सम मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट। बाई सम मीन्स किसी भी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, सच टाइप ऑफ फिनोमिना, इस टाइप का जो फिनोमिना है इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसी भी तरीके से ज़्यादा संख्या में हम एटम्स क्रिएट कराएं उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब आइए पंपिंग। अब है पंपिंग। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, बात समझ गए नितेश, बगल वाले मानस। अधिक संख्या में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल कराना पॉपुलेशन इन्वर्जन है। ठीक है, कैसे अवेलेबल कराओगे वो है पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड होगी किसके द्वारा, पंपिंग के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन is achieved by pumping. Is achieved by pumping. The process of population inversion is achieved by pumping. ये मिलती है किसके द्वारा, पंपिंग के द्वारा। ये है पंपिंग, मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो हमें कैसे मिलता है, पंपिंग के द्वारा। There are following
टाइप्स ऑफ पंपिंग, फॉलोइंग टाइप्स की पंपिंग होती है। पहली पंपिंग है ऑप्टिकल पंपिंग, नाम पहले दे रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग हम बच्चों इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बहुत थ्योरी हो जाएगी, पर आप ये मान के चलिए कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं, तो उसको अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन करने के लिए तैयार रहिए। ये सिर्फ ऑप्टिकल पंपिंग आ गया। ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। बेटा ये वाली खिड़की खोल दो, ये वाली कार्नर वाली, बहुत ज़्यादा उमस हो रही। तीसरा इन इलास्टिक एटम कोलिजन। हाँ, जब चाय भी ले लेना उधर से ऊपर से। इन इलास्टिक, हाँ बस, इन इलास्टिक एटम कोलिजन। इन इलास्टिक एटम कोलिजन, इन इलास्टिक एटम कोलिजन। डायरेक्ट कन्वर्जन, हम इनमें बहुत बड़ा मैटर नहीं लिखेंगे, तो जिसमें होगा उस अकॉर्डिंग आप लेज़र पढ़ोगे उसी को डिस्क्राइब कर दिया करोगे जब अगर आ जाए, ठीक है। इन इलास्टिक एटम कोलिजन, डायरेक्ट कन्वर्जन। अंश का चाय पियोगी तो आलस आ रहा है तुमको। डायरेक्ट कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, पहला है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग, ये भी अलग से इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत बड़ा हम नहीं लिखेंगे, है ना। ल्यूमिनस एनर्जी सप्लाई की जाती है सब्सटेंस को, और मीडियम के लार्ज नंबर में एटम्स पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट को, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें मिल जाता है, ठीक है। व्हेन ल्यूमिनस एनर्जी is supplied to the substance, and large number of atoms are approaches to higher energy state, higher एनर्जी स्टेट। लार्ज नंबर में एटम पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट पर। व्हेन ल्यूमिनस एनर्जी सप्लाइड टू द सब्सटेंस, when luminous energy is supplied to the substance and large number of atoms are approaches to the higher energy state, लार्ज नंबर में एटम्स पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट पे।
लार्ज नंबर में एटम्स पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट को। इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग। दिस इज द ऑप्टिकल पंपिंग। इसका एग्जाम्पल है रूबी लेज़र से, रूबी लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग जीनॉन गैस के द्वारा मिलती है। इसका एग्जाम्पल इन रूबी लेज़र, इन रूबी लेज़र, रूबी लेज़र ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल pumping is obtained by xenon gas. In ruby laser, optical pumping is obtained by xenon gas. दूसरा है हाँ ल्यूमिनस एनर्जी, ये वाली मतलब जीनॉन, जो फोटान के फॉर्म में एनर्जी दी जाए वो ल्यूमिनस एनर्जी होती है। अब देखिए दूसरा कौन है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये जो फोटान होते हैं ल्यूमिनस एनर्जी, आपने क्या था ल्यूमिनस इन्वर्टर, तो ये जो फोटान है वो ल्यूमिनस एनर्जी, और सन से जो लाइट आ रही है वो सोलर एनर्जी। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो पंपिंग होती है वो गैसियस आयन लेजर में होती है। पंपिंग बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज pumping by electric discharge is taken in gaseous ion laser, is taken in gaseous आयन लेजर। किस में लिया जाता है? गैसियस आयन लेजर में, जिसका एग्जाम्पल है आर्गन आयन लेजर। आर्गन आयन लेजर, इसमें देखो फिगर बना दे रहे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें गैस भरी हुई है, ये आपका नेगेटिव, ये है एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, इन डिस्चार्ज ट्यूब में, इन डिस्चार्ज ट्यूब पोटेंशियल डिफरेंस is applied between cathode and anode।
पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। क्या क्या अच्छा, ये वाला रखता तो है। अच्छा, ख़त्म हो गया होगा। In discharge tube, potential difference is applied between cathode and anode. Cathode and anode, cathode और anode के the electrons collide with atoms. Electron collide with atoms and ionize the gas medium, ionize कर देता है gas medium, and some ions are approaches to higher energy state, energy state. Some atoms are approaches to higher energy. कुछ एटम पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट और आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाता है। अब आइए इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। तीसरा है इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। ये आर्गन आयन लेजर में होता है, ये वो सिलेबस में नहीं है। तीसरा वाला हीलियम नियान वाला है इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन यही है। हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, हायर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। व्हेन हायर पोटेंशियल डिफरेंस is applied between cathode and anode. When higher potential difference is applied between cathode and anode, कैथोड एंड एनोड, तो क्या होता है, एक प्रकार के एटम कोलाइड करते हैं इन इलास्टिकली अदर टाइप ऑफ एटम। अब तुम्हें मालूम है ना, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक, तो एनर्जी कन्वर्जन होता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, व्हेन हायर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, then one type of atoms collide inelastically with other type of atoms, एक प्रकार के एटम्स कोलाइड करेंगे इनइलास्टिक वे में अदर टाइप के एटम्स से। और ऑब्वियसली भाई जब इनइलास्टिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन मिल जाता है,
एक से दूसरे में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो कुछ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट्स पर पहुंच जाएंगे, हीलियम वाले पहुंच जाते हैं, ठीक है। नियॉन भी एक्साइट होते पर जाते नहीं। तो यहां पर इनइलास्टिकली एटम्स कोलिजन हो रहा है, यही डिस्चार्ज ट्यूब में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर। सच टाइप ऑफ inelastic collision exist in helium neon laser। ये किसमें होता है? हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर में होता है। हीलियम नियॉन लेजर, भाई ये बच्चों तुम लोग पार्ट 1 में नहीं पढ़े तो बता दे, तुम्हारा मानस और ये अंश का शिवानी पांडे को बता दे कि क्या होता है कि जैसे एटम है, ठीक है, दूसरे एटम से कोलाइड किया, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का एक से दूसरे में बैलेंस रहेगा, ठीक है, इलास्टिक में। और जब इनइलास्टिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी एक से दूसरे में चली जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के जाने से क्या हो जाता है कि वो एक को मिल गई तो जो एटम को मिल गई वो हायर एनर्जी स्टेट, ये ऐसा होगा। ये इस तरीके का, ठीक है। अब आइए डायरेक्ट कन्वर्जन, बस डायरेक्ट कन्वर्जन में चौथा है भाई ये इलास्टिक कोलिजन में तुम लोग को हम नहीं बता पाए, इधर देखो, इलास्टिक कोलिजन होता है, दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी पर काइनेटिक एनर्जी एक से जिससे कोली, जैसे बुलेट गोली है, किसी टारगेट को हिट करे और उसी में फंसी रह जाए तो वो अपनी एनर्जी उसको टारगेट को ट्रांसफ़र करेगी, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीलियम और नियॉन के एटम्स हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जिसे ज़्यादा मिल गई वही हायर एनर्जी स्टेट चला गया, ठीक है, किसी को कम मिल जाएगी वो वहीं रहेगा। तो इससे हीलियम के एटम्स और नियॉन के एटम दोनों एक्साइट हो जाते हैं। भाई कोलिजन हुआ ये तो बिल्कुल फिक्स है नहीं, कुछ ऐसे हो जाएंगे एक्साइट होके हायर। तो ये इसमें होता है, किसमें? हीलियम नियॉन लेजर में, इनइलास्टिक एटम कोलिजन। अब आइए डायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट कन्वर्जन लाइट इमिटिंग डायोड में है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है? सोलर एनर्जी। सामने है एलईडी। एलईडी में क्या है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पी टाइप के होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पी टाइप के होल्स, बाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने बैटरी लगाई, आपने हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो पी टाइप के होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करते हैं और जो बनाने में एनर्जी लगी उतनी ही एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? सोलर एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ल्यूमिनस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए या रेडियंट एनर्जी में, तो देखिए इन एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये सामने है एलईडी, सब एलईडी है, ये ट्यूबलाइट भी एलईडी है। इन एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड
इनटू रेडियंट एनर्जी या ल्यूमिनस एनर्जी कह सकते हो, रेडियंट एनर्जी, ठीक है, बाई डायरेक्ट कन्वर्जन, डायरेक्ट कन्वर्जन किसके द्वारा? डायरेक्ट कन्वर्जन के द्वारा। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलर वे में, ठीक है, सिमिलरली देखिए एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, सिमिलरली, सिमिलरली इन सेमीकंडक्टर लेजर, लेजर सेमीकंडक्टर लेजर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सेमीकंडक्टर लेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into radiant energy या ठीक है, रेडियंट एनर्जी किसके फॉर्म में है? लेजर लाइट के फॉर्म, ये लेजर लाइट के फॉर्म में। लास्ट, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जब तुम पढ़ लोगे सेमीकंडक्टर वाला वही यहाँ डिस्क्राइब कर दोगे, जब आप हीलियम नियॉन लेजर पढ़ लोगे तो वही यहाँ डिस्क्राइब कर दोगे, जब आप ऑप्टिकल पंपिंग के लिए आप पढ़ लोगे ये रूबी लेजर तो वो डिस्क्राइब कर दोगे। तो अगर आ जाता कोई ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पता चला आपने इतना पढ़ा और आ गया 3 नंबर में, तो अब 3 नंबर में इतना पढ़ोगे लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको 1 ही नंबर मिलेगा, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, और वही टॉपिक है। अब देखिए लास्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन कल आपको मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट बताएंगे और रूबी लेजर लिखवाएंगे। केमिकल रिएक्शन, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बाय विच जिसके द्वारा लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट, पहुंच जाते हैं कहां पर? हायर एनर्जी स्टेट पे। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। इसका एग्जाम्पल है CO2 लेजर, इसका एग्जाम्पल है इन CO2 लेजर, CO2 लेजर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन सी रिएक्शन? H2 प्लस F2 बराबर 2HF, H2 प्लस F2 बराबर 2HF, ठीक है। सभी बच्चों को पर्याप्त समय दे दिया है, ठीक है। इसी मंथ में आप फीस जमा करिए, 3600 फीस है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन, 3800। जो लोग ज़्यादा लेट करेंगे वो 4000 रुपये फीस,
तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, फाइन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। बस छोड़ रहे हैं यार, रुक जाओ बस। फीस का बता लें तो तुम 3600 फीस है, 200 रजिस्ट्रेशन, 3800। जो बच्चे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर वो 4000 अगले मंथ में जमा करेंगे, 200 बढ़ाकर। इसलिए तुरंत बच्चों फीस जमा करो, वैसे भी कोरोना काल है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तुरंत आप जल्दी से जल्द फीस जमा करिए। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं आप? कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल आओ।